आंसर करेंगे दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। थोड़ा सा संशोधन यहाँ सवाल में आपको करना है, विकल्पों में चेंजेस कर रहे हैं। चलिए उसके बाद आप आंसर करिएगा। थोड़ा सा रुकेंगे, यहां पर कर दीजिए 1949, यहां पर 1950 सही है, यहां पर 1951 और यहां पर कर लीजिए 1952। अब आपको आंसर करना है। तो देखिए आइए चर्चा कर लेते हैं एक बार हम कि कैसे कैसे सप्तक, क्या होता है सप्तक, पूरा नाम क्या है, कितने इसके चरण रहे हैं और किन किन तिथियों में ये प्रकाशित हुआ है। तो देखिए जैसा कि आप सप्तक से ही अंदाज लगा सकते हैं, सप्तक यानी कि 7, और सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का प्रकाशन होता था। यानी कि इसका प्रकाशन जब होता था तो एक साथ 7 कवियों की रचनाओं में, कितने कवियों की, 7 कवियों की रचनाओं में प्रकाशित होता था। और सबसे पहले इसका जो प्रकाशन है वो 1943 ईस्वी में, सबसे पहले 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में पहले तार सप्तक, पूरा नाम था तार सप्तक बोला जाता था, तार और सप्तक। चलिए फिलहाल तो आपका जो आंसर है वो क्लियर कर देते हैं। देखिए दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, आपको 1951 याद में रख के चलना है, ये आपका आंसर है। आपको यहाँ के विकल्पों पर नहीं जाना है, विकल्प थोड़े से गलत हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 1951 है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, और पहला जो तार सप्तक था उसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। और तार सप्तक के जो प्रकाशक रहे हैं उनका जो संपादन किया है वो किया है अज्ञेय जी ने। किसने किया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इसका प्रकाशन किया है। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में, और तीसरा तार सप्तक अभी हम अगले प्रश्न में चर्चा कर लेंगे तीसरे तार सप्तक के लिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में 8 वर्ष का गैप है, 43 से 51 के बीच में 8 वर्षों का गैप है। उसके बाद अब चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। पहला जो तार सप्तक था वो 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। अब आपको आंसर करना है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो देखिए 1943 से 1951 के बीच 8 वर्षों का गैप है। इसके बाद 1951 से 1959 के बीच में भी 8 वर्षों का गैप देखने को मिलता है। यानी 8 वर्षों के अंतराल में ये प्रकाशित हुए हैं तार सप्तक। अज्ञेय जी ने इनका संपादन किया है, और अज्ञेय जी को प्रयोगवाद की धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। यानी प्रयोगवाद एक नई कविता का युग इन्होंने प्रारंभ किया था। फिलहाल उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आप तीनों ही तार सप्तकों के प्रकाशन वर्ष याद रखिए, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक। 1943 में पहला, 1952 में दूसरा और 1959 में तीसरा। और अगर आप ऐसे नहीं याद रख पा रहे तो ध्यान दीजिए कि 8 वर्षों का गैप है। 7 कवियों का प्रकाशन होता था, 8 वर्षों के अंतराल में प्रकाशन होता था। 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित की जाती थी इन तार सप्तकों में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा किस युग में मिली। तो देखिए काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किए गए प्रयासों से। तो काफी लोग यहाँ पर भारतेंदु युग लगा सकते हैं, काफी लोग विकल्प सी सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो काव्य खड़ी बोली है, हिंदी खड़ी बोली है, उसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयास से मिली है। इन्होंने काफी लेखकों को भी प्रभावित किया है खड़ी बोली में रचना करने के लिए। तो द्विवेदी युग से हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 203 का विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विवेदी युग से हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है, सराहना मिली है, शुरुआत हुई है। तो ये आपका विकल्प ए द्विवेदी युग सही होगा। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिएगा ताकि हम आगे बढ़े। द्वापर रचना किसकी है? द्वापर रचना किसकी है ये आपको आंसर करना है। कई बार चर्चा कर ली है हमने। द्वापर जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है द्वापर। बिल्कुल
सभी का आंसर आ रहा है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है द्वापर। प्रश्न नंबर 204 का विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त एकदम सही हो जाएगा। द्वापर रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी या फिर खड़ी बोली? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। अवध में याद रख सकते हैं कि अवध में बसेंगे राम, तो अवध में बसेंगे राम यानी श्री रामचरितमानस में कौन सी भाषा है आपकी? अवधी भाषा है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता। तो देखिए रिपीटेड प्रश्न है, सरल प्रश्न है, ज्यादा टफ नहीं है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, ये आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से चित परिचित है। तो देखिए खड़ी बोली का भी एक प्रश्न आया था यहाँ पर, जहां पर ये पूछा गया था कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कब मिली। तो हरिऔध जी जो हैं वो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि हैं, आप लोग जानते ही हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इन्होंने तीनों ही युगों में वैसे तो रचनाएं की हैं, भारतेंदु युग में भी की है, द्विवेदी युग में भी की है, छायावादी युग में भी की है, लेकिन ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि रहे हैं। और द्विवेदी युग में ही इन्होंने प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी और खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, वो इन्होंने द्विवेदी युग में ही रचना की। तो देखिए हिंदी खड़ी बोली को कब प्रतिष्ठा हासिल हुई? द्विवेदी युग में हासिल हुई। एक बहुत ही बड़ी रचना के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। प्रिय प्रवास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, द्विवेदी युग में हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होने का। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं कि इसी युग में, द्विवेदी युग में ही प्रिय प्रवास की रचना हुई है और वो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो प्रिय प्रवास की रचना की थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आंख मूंद कर आंसर करेंगे आप इस प्रश्न के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है ताल सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए यहां पर प्रथम ताल सप्तक के लिए पूछा गया है। ताल सप्तक लिखा है, यहां पर प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ नहीं लिखा है, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि प्रथम ताल सप्तक के लिए पूछा गया है आपसे। तो देखिए जो प्रथम ताल सप्तक है 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपका जो आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। और मैंने बताया अभी आपको कुछ देर पहले कि द्वितीय ताल सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ है, तृतीय ताल सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ है। इन तीनों ताल सप्तकों में आपको 8-8 वर्ष का गैप देखने को मिलता है। अब लेकिन आपको अगर चौथा ताल सप्तक भी अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। वैसे चौथा ताल सप्तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद करना चाहें तो 1959 के बाद 20 साल बाद 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में चौथे ताल सप्तक का प्रकाशन हुआ। तीसरे का हुआ था 1959 में और चौथे ताल सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में। तो यदि आप इस तरह से चौथा, अगर आपको जरूरत है कि आप लगता है कि चौथा ताल सप्तक भी आपको पढ़ना है, याद रखना है, तो रख सकते हैं। वैसे तीन जो शुरुआती ताल सप्तक हैं ज्यादातर प्रश्न उन्हीं से आता है और इन सभी का जो संपादन कार्य है वो अज्ञेय जी ने किया है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी ने इन सभी का संपादन का कार्य किया है। पहला ताल सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा ताल सप्तक 1951 ईस्वी में। 8 वर्षों का गैप है। चलिए ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। शुरू के 3 ताल सप्तकों में आपको 8-8 वर्षों का गैप देखने को मिलता है। चलिए तो 1943, 1951, फिर 1959, उसके बाद जो चौथा ताल सप्तक था वो 1979 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी से बन जाना चाहिए। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक तो सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। वो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक हैं। नाम में ही आपको चंद्रिका मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, और आपको पता भी होना चाहिए हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और भारतेंदु युग की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही है। प्रश्न नंबर 209 के लिए आंसर करेंगे। साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन थे? विकल्प ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिल्कुल साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। प्रश्न नंबर 209 का विकल्प ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो यह भी आसान सा प्रश्न है। आदिकाल का ग्रंथ आपको पता करना है। आदिकाल की रचनाएं हमने कई बार आपको बताई हुई हैं।
तो रासो ग्रंथों की रचना आप सभी को पता है आदिकाल में हुई है, चाहे वो बीसल देव रासो हो, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे परमाल रासो हो, चाहे खुमान रासो हो, इन सभी रासो ग्रंथों की रचना आदिकाल में हुई है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो है चंद्रबरदाई, परमाल रासो के लेखक हैं जगनेक, बीसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल और खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। ये सभी रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखे गए हैं और आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, आदिकाल को बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यानंद जी ने। तो इन चीजों को भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं और इनसे ही प्रश्न आपके पेपर में फंसने वाले हैं, इसलिए इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, परमाल रासो के लेखक जगनेक, बीसल देव रासो के लेखक नरपति नाल, खुमान रासो के लेखक दलपति विजय और आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और आदिकाल को बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यानंद ने और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके पहले हमने जो क्लासेस ली हैं उसमें चर्चा की है कि आदिकाल को पहली बार आदिकाल जिसने कहा था, यानी आदिकाल का प्रमुख नामकरण जिन्होंने किया है, जिन्होंने पहली बार उसको आदिकाल कहा है, वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहली बार आदिकाल का नामकरण किया था, उसको आदिकाल उन्होंने ही बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं। चलिए आगे आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, फिलहाल चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बीसल देव रासो जो है आदिकाल का ग्रंथ है, इसकी रचना जो की है वो की है नरपति नाल ने। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी और आंसू के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये सभी रचनाएं आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो देखिए रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। तो जहां रीति सिद्ध है, यानी सिद्ध जिसको सिद्धि प्राप्त है रीति में रचनाएं लिखने में, वो केवल और केवल आपके बिहारी जी हो सकते हैं। बिहारी जी ही इतना बड़ा नाम है, मतलब ये एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। एक प्रकार से अगर आपको समझना है, चीजों को समझ के अगर आप चलना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इस चीज से ले सकते हैं कि रीति सिद्ध यानी जिसको सिद्धि प्राप्त है, रीति में जो सिद्ध है वो है केवल आपका बड़ा नाम जो देखने को मिलता है वो है बिहारी लाल जी। तो रीति सिद्ध हो गए बिहारी लाल। कभी भी रीति सिद्ध में बिहारी लाल से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। रीति मुक्त में हमने आपको 4 नाम बताए थे, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो इन चारों के अलावा आपको रीति मुक्त में देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा कोई नाम। तो रीति मुक्त में बताया था घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीति सिद्ध में हो गए बिहारी जी। तो अब आपके जो रीतिबद्ध काव्यधारा के बचे, यहां पर विकल्प आप देख पा रहे हैं, बिहारी, बोधा और घनानंद, ये आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। तो यहां पर रीतिबद्ध काव्यधारा के हो जाएंगे आपके केशव दास जी। कौन कौन हो जाएंगे? केशव दास जी। और केशव दास जी के अलावा अगर रीतिबद्ध काव्यधारा के और कवियों की बात करें तो चिंतामणि और मतीराम, इनके नाम भी आप रीतिबद्ध काव्यधारा के लिए याद रख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, भूलना नहीं है, नोट करके रख लेना है। रीतिबद्ध काव्यधारा के 3 कवि लिख लीजिए, केशव दास, मतीराम और चिंतामणि, ये 3 आप लिख लीजिए। और रीति सिद्ध के ध्यान दीजिएगा, रीति सिद्ध की बात कर रहे हैं। रीति सिद्ध के आपको केवल बिहारी लाल याद रख के चलना है। बिहारी लाल के बाहर रीति सिद्ध से नहीं पूछा जाएगा। और रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर 4 कवि लिख लीजिए। तो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है? ये आपको आंसर करना है। 212 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक, तो प्रयोगवादी काव्यधारा को नई कविता का युग भी कहा जाता है। वैसे प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, बिल्कुल 212 के लिए आंसर करिए सभी लोग। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय जी। प्रश्न नंबर 212 का विकल्प ए अज्ञेय एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगवादी कवि कौन है? ये पूछा गया है कि प्रयोगवादी कवि कौन है, विकल्पों में से बताइए। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं प्रयोगवादी कवि कौन कौन है। तो सबसे पहले तो नाम लिखिए अज्ञेय जी का, क्योंकि ये प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक या फिर जनक, कुछ भी कह सकते हैं, जनक भी कह सकते हैं और इन्हीं को आप प्रवर्तक भी कह सकते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की, जिन्होंने शुरुआत की है।
इसके अलावा नोट करेंगे प्रयोगवादी काव्यधारा के अन्य कवियों के नाम। धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, शकुंतला माथुर, प्रभाकर मचावे, भवानी प्रसाद मिश्र, ये सभी जो हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं। तो आप देख रहे होंगे यहां पर मुक्तिबोध जी का भी नाम आ रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर शॉर्ट नाम आप इनका केवल मुक्तिबोध भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपके प्रयोगवादी कवि हैं। तो जो विकल्प प्रश्न है जो दिया गया है उसके विकल्पों में अज्ञेय जी और मुक्तिबोध जी दोनों ही प्रयोगवादी कवि हैं, इसीलिए प्रश्न थोड़ा गलत है। लेकिन अगर कभी आप इस प्रकार की सिचुएशन में पढ़ रहे हैं तो मुक्तिबोध की जगह ज्यादा बेहतर है आप अज्ञेय जी का आंसर करिए, क्योंकि ये प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। यदि मान लीजिए ये प्रश्न आपको पेपर में मिला होता और यही आपके विकल्प होते तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप लोग अज्ञेय ही आंसर करके आइएगा, विकल्प सी ही आंसर करके आइएगा। क्लियर है? तो सभी लोग बहुत अच्छे से समझिए कि अगर इस प्रकार का प्रश्न मिल रहा है तो आप लोगों को विकल्प सी अज्ञेय जी के लिए ही आंसर करके आना है अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलता है। बल्कि लेकिन यहां पर आपके अज्ञेय जी भी सही है और मुक्तिबोध जी भी सही है, इसलिए मैंने आपको नाम बोल दिए हैं। प्रयोगवादी कवियों के नाम आप नोट कर लीजिए, अज्ञेय धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर मचावे। तो ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया, परेशान मत करिए, आप लोग जिनको पढ़ना है पढ़ाई करिए मन लगा के। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 214 का एकदम सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल विकल्प बी गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रश्न नंबर 214। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो देखिए अभी हमने आपको प्रयोगवादी कवियों के नाम बताए थे। तो देखिए मैंने बताया था अज्ञेय धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर मचावे, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी आपके प्रयोगवादी कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए मुक्तिबोध जी कवि हैं प्रयोगवादी, अज्ञेय जी ये तो प्रवर्तक और जनक दोनों ही हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के, और प्रभाकर मचावे ये तीनों जो हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं। लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन जो हैं वो प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 215 का विकल्प सी सही हो जाएगा, बिल्कुल शिव मंगल सिंह सुमन, प्रश्न नंबर 215 का विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। ये प्रयोगवादी कवि नहीं है, जबकि प्रभाकर मचावे, मुक्तिबोध और अज्ञेय तीनों ही लेखक आपके प्रयोगवादी कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 216 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहां पर पूछा गया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक, बहुत आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विकल्प बी बिल्कुल सही है, अज्ञेय जी जो हैं वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के जनक हैं। 216 का विकल्प बी ही सभी लोगों को आंसर करना है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 217 के लिए सभी लोग। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, यह निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। और आप लोग जानते हैं कि भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा, और सगुण को भी फिर दो भागों में बांटा गया है और निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये सब चीजें बता चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होंगी। 217 का विकल्प सी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। 218 के लिए आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है? बहुत आसान सा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा से कौन सा कवि संबंधित नहीं है? तो देखिए सूरदास जी आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं, नंददास जी भी आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं, कृष्णदास जी भी आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो प्रश्न में विकल्प दिया है बहुत ही आसान दिया हुआ है, आंसर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि तुलसीदास जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है, ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित है, यानी इन्होंने राम भगवान पर रचनाएं लिखी हैं। तो विकल्प बी आप आराम से पता कर सकते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है?
तो काफी टिपिकल प्रश्न है, लेकिन आपको आंसर करना है। 219 के लिए आप लोग आंसर करेंगे किसका कथन है यह। यहां पर जितने भी लोगों ने विकल्प बी आंसर किया एकदम सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो इस कथन को याद रखे रहिएगा। थोड़ा सा आप बस इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में याद रखेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा। इन्होंने कहा है कि कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति। इतना आप याद रखिएगा, आपको याद बना रहेगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं रश्मि रथी, बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और साथ ही साथ प्रश्न नंबर 220 में जो आपका विकल्प खा चक्रवाल दिया हुआ है वो भी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है। तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जबकि जो सुनहरे सैबाल रचना है, सुनहरे सैबाल जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है सुनहरे सैबाल। तो जितने भी लोग यहां पर आंसर कर रहे थे विकल्प बी, अपना आंसर सही कर लीजिए। चक्रवाल, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। लेकिन जो सुनहरे सैबाल रचना है विकल्प डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर विकल्प डी अज्ञेय जी की रचना है।